हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सेनिंग जोन। आज हम बिहार दरोगा के एडोटेरिया के सेट 3 को कवर करने वाले हैं। सेट 1 एंड सेट 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इसे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जहां मैप की ज़रूरत होगी मैप के साथ कवर करेंगे। वीडियो में पूरी कोशिश की गई है कि कंसेप्ट को समझते हुए चला जाए ताकि आपको उसे याद करना और समझना आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किस के समानुपाती होता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो बल के समानुपाती होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है? हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है। पहले हम प्रकाश के प्रमुख गुण को समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस को देखेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। याद रखना है कि उसकी स्पीड जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने में चेंज होता है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब मध्यम बदलने पर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बदल जाती है। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसलिए इंद्रधनुष बनाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। अभी हमने देखा था इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है। अभी हमने देखा था प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। मतलब उनका चुंबकीय गुण आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा। पहले हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये कहता है कि किसी बंद तंत्र यानी कि क्लोज सिस्टम में ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मतलब ना ही इसका निर्माण होता है ना ही इसका क्षय होता है। जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई पिंड ऊंचाई से गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है, लेकिन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती है। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होता है। अगर इसको हम फॉर्मूला से समझे तो जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु होगी उसकी जो कुल ऊर्जा होगी अपरिवर्तित रहेगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां मैप की ज़रूरत होगी मैप के साथ सेट 3 को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? एक्स किरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। एक्स किरणों की जो खोज की है वो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजेन ने की है। इसका जो नेचर होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये आवेशहीन होती है। मतलब एक्स रे पर कोई भी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। याद रखना है कि जो एक्स रे है उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं। इनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है यानी कि प्रवेश क्षमता वो बहुत ही अधिक होती है। ये मेटल को छोड़कर अधिकांश पदार्थों को भेज सकते हैं। इनका यूजेस कहाँ कहाँ है? तो मेडिकल फील्ड में हम जानते हैं एक्सरे में किया जाता है, बोन फ्रैक्चर को पता करने के लिए, स्कैनर्स के रूप में किया जाता है, क्रिस्टलोग्राफी में किया जाता है, परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु।
इसके हार्मफुल इफेक्ट को भी समझ लेते हैं। अधिक एक्सपोजर से सेल्स को नुकसान पहुंचता है। हमें संक्षेप में याद रखना है कि एक्सरे जो है वो आवेशहीन होता है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। इनके ऑप्शंस को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। हमने देखा ये ना ही विद्युत क्षेत्र से होती है ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होती हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में दर्शाते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय बल की दिशा और क्षेत्र की तीव्रता बताती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। याद रखना है ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे एंड होती है। चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर लौटती हैं। जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि किसी बिंदु पर केवल एक ही दिशा में चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो हमेशा बल रेखा के स्पर्श रेखीय यानी कि टैंजेंशियल होती है, और जहां रेखाएं घनी होती हैं वहां फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो अधिक होता है। अब इनके ऑप्शंस को देखते हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये ध्रुवों पर अधिकतम होती है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अभी हमने देखा था ये उत्तरी ध्रुव पर प्रारंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं वो चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं, ये भी स्टेटमेंट देखा था हमने, सही है। ये क्लोज्ड होती हैं और निरंतर होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले और लाल नारंगी रंग का होता है। इसके इस फीचर्स को भी याद रखना है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से जो नीचे का तापमान होता है वो प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। बर्फ में अगर नमक मिलाया जाता है तो जो उसका गलनांक होता है वो घट जाता है और उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें नमक मिलाया जाए बर्फ में तो इससे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान जो होगा वो प्राप्त होगा, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो इसका हिमांक होगा वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की जो अर्ध आयु है 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? इसे ऐसे समझते हैं कि ये 10 दिन में आधा हो जाएगा, फिर जो अगले 10 दिन में हो जाएगा वो इसका 1/4 यानी कि आधा का आधा हो जाएगा। इसका अभिप्राय ये है कि 20 दिन के बाद इसका 3/4 भाग इसका विघटन हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत स्टेटमेंट है वो पूछा जा रहा है। परमाणु अविनाशी है, ये स्टेटमेंट सही है, डाल्टन ने कहा था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सभी पदार्थों के नहीं, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो यहाँ पे हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी कि बेस के विषय में सही है? क्षार के जो मुख्य गुण होते हैं ये स्वाद में कड़वा बिटर होता है,
ये स्पर्श करने पे चिकना यानी कि सोपी प्रतीत होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह क्षार का इंपॉर्टेंट गुण है। जल में घुलने वाले क्षारों को हम अल्काली कहते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल्स को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यह सभी क्षार के एग्जाम्पल्स हैं। अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये इनका प्रमुख गुण है। ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी हुआ। यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ जंतु दिया हुआ है, इनके संघ से इनको मैच करना है। एस्कैरिस ये सूत्रकृमि संघ है, इन्हें हम निमेटोडा कहते हैं। मलेरिया परजीवी ये आदि जंतु संघ के हैं, इन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। घरेलू मक्खी ये हो गए संघीपाद संघ, इन्हें ऑर्थोपोडा कहा जाता है। गाय स्तनपायी वर्ग मैमेलिया कहा जाता है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। ईथर जो होता है वो वाष्पशील पदार्थ है। इसका गुण है कि यह अस्थिर होता है और इसका क्वथनांक कम होता है। जब हम इसे हाथ पर रखते हैं तो यह हाथ की गर्मी के कारण वाष्पीकृत हो जाता है और जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और कहाँ संपूर्ण होती है। तो पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में संपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला है, यह एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण है, इसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। ये उदाहरण है टेरिडोफाइटा के। टेरिडोफाइटा के गुण को समझ लेते हैं। ये बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, यानी कि सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती तीनों स्पष्ट रूप से विकसित होती हैं। याद रखना है कि इसमें रूट, स्टेम और पत्ती जो है लीफ वो स्पष्ट रूप से विकसित होती है। इनमें जल एवं खनिज परिवहन के लिए जाइलम एवं फ्लोएम नामक संवहक ऊतक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें बीज नहीं होता है। अभी हमने देखा था ये बीज रहित होते हैं। इनका जीवन चक्र स्पोरोफाइट्स प्रधान होता है। इनके मुख्य उदाहरण है मार्सिलिया, फर्न और इक्विसेटम जो हमने अब एग्जाम्पल्स में देखे थे। टेरिडोफाइटा को गुप्त बीजी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इनमें बीज नहीं होते हैं और ये भूमि एवं जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी इन्हें कहा जाता है। इन सारे फीचर्स को भी याद रखना है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सलीवा का लाभ नहीं है। यह निगलने में मदद करता है, सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखता है, ये भी सही है। यह होंठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो यहाँ पे लाभ नहीं है वो हो गया बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल यानी कि दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो इसे एनकोडर कहते हैं। एनकोडर जो होता है वो सूचना को एक प्रारूप या कोड से दूसरे प्रारूप में बदलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है एनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये नाम है विटामिन B1 का। विटामिन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। यह जल में घुलनशील होता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसकी जो खोज की थी वो फंक ने की थी और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल,
इनकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन B1 थियामिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन के नाम से जाना जाता है, इसके पेलिग्रा नामक बीमारी होती है, इसे हम D4 बीमारी भी कहते हैं। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, इससे एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 इसे हम फोलिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरल, इनकी कमी से इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन K इसे फिलोक्विनोन कहते हैं, इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है थायमीन के लिए विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किनके मध्य लड़े गए? यह रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईस्वी पूर्व के मध्य। यह मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? ये मिला है कुरनूल गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो सही नहीं है वो है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसमें जो बचा हुआ धन होता था वो आम लोगों में भी बांटा जाता था। सो ये स्टेटमेंट जो हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ये स्टेटमेंट सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो हो गया डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। विशाखादत्त ये हो जाएगा नाटक, वाराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? यह किया जाता था सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विरोध किया जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो ये थे अकबर। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विरोध किया था जिसमें उनको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनों से सैन्य सहायता मिली थी। औरंगजेब के समय इटालियन यात्री निकोलाव मनुची आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो 1922 में जो सजा सुनाई थी वो थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था और कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किसका है? H.J. खांडेकर ने कहा था। हमें यह भी याद रखना है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और कहा था जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। इन्होंने समर्थन नहीं किया था, इसका अपोजिशन किया था। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ये स्टेटमेंट सही है।
इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो हमारा असत्य स्टेटमेंट हो गया वो हो गया ए। राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर ने राजा की उपाधि दी थी, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो ये थे भगत सिंह जुड़े नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें फांसी की सजा हुई थी। तो भगत सिंह काकोरी कांड षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया, तामलुक और सतारा, इन तीनों जगह पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें सतारा जो है यहाँ पे सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार चलाया गया था। सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है देश के विभाजन से। इसके डेट को भी याद रखना है, 3 जून 1947, डेट को याद रखना है 3 जून 1947, माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ, तो ये स्टेटमेंट सही है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस को द्वारा किया गया था, यह 1790 में लागू किया गया था और 1793 में अस्थायी कर दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लॉर्ड बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ है 1854 में, तो ये स्टेटमेंट जो हो गया हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है? इसका मतलब है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? यह है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये संविधान द्वारा सुरक्षित है। जो मौलिक अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। इनके आर्टिकल्स को और पार्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो ये है कटौती प्रस्ताव। जो कट मोशन है इसका संबंध जो है वो केंद्रीय बजट से है। इसमें जो 3 प्रमुख कट हैं वो है पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट। इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो चौथी अनुसूची है यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये स्टेटमेंट सही है। जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हो गया ये गलत हो गया। जो 10वीं अनुसूची है ये संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जो संबंधित है वो है अनुसूची 5, ना कि अनुसूची 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ राज्य दिए हैं और उनके राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से इसको मैच करना है। जो गुजरात हो गया वो हो गया 11 सीटें, कर्नाटक 12 सीटें, बिहार 16 और उड़ीसा 10। जो सबसे ज़्यादा है वो है यूपी का 31, ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद जो है वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत आते हैं और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब?
अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु। इसके लिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 253, इनके आर्टिकल्स को याद रखना है। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संबंधित राज्य के सहमति से। आर्टिकल 252 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। आर्टिकल 356। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। ये स्टेटमेंट सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा डी। यहाँ हमें याद रखना है कि यह धन विधेयकों में केवल संशोधन कर सकती है, इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। आर्टिकल 163। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। आर्टिकल 164(1). इनके आर्टिकल्स को याद रखते चलना है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो गवर्नर होता है, ना कि मुख्यमंत्री। आर्टिकल 154, इसके आर्टिकल को भी याद रखना है। आर्टिकल 154 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा स्टेट का वो गवर्नर के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री दिया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल समानता 5 वर्ष का होता है, ये सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये पहले होता था लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के साथ ही इसे समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखना है, संविधान संशोधन 104 के साथ एंग्लो समुदाय की नामित करने की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद एंड गया। यहाँ इसे मैप के थ्रू समझते हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। मैप के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखना है, यह आपके कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये नागालैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ये अरुणाचल प्रदेश का है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है, पृथक करता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जहां मैप की ज़रूरत है हम क्वेश्चंस को मैप के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको इसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसे समझते चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं कुड़प्पा समूह की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। यह स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। मध्य हिमालय के अंतर्गत कांगड़ा, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल जैसे स्थल जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसे मैप के थ्रू समझ लेते हैं। जो मालाबार तट हो गया केरल के पास हो गया, जो कोंकण हो गया वो महाराष्ट्र गोवा की तरफ, कोरोमंडल तट तमिलनाडु, उत्कल तट उड़ीसा, जो गुजरात है यहाँ कठियावर तट। हमें वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के प्लेन्स के नाम को याद रखना है, हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
जो कोरोमंडल तट होगा वो होगा तमिलनाडु, ना कि केरल। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो ये मिलती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है। इसे हम एक कोट के थ्रू याद कर सकते हैं, ओनली सिली एंट इन वाइट कैट्स। यहाँ पे ओ जो है ऑक्सीजन, एस सिलिका, ए एल्यूमिनियम, आई आयरन यानी कि फेरस और सी जो है वो कैल्शियम को बताता है। तो जो भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व हैं उनका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस यानी कि आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम। इस तरह से अगर आप इसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं कि इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री स्थित हैं। तो ये हो गए किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव्स, केनिया, गैबोन, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साउथ ओम, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा एंड सोमालिया। ये कंट्रीज़ जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सो हमारा करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है कोलंबिया और केनिया यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्वार से दक्कन टैप का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ है बेसाल्ट लावा प्रभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया करता है वो लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का पालीबारा क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पालीबारा क्षेत्र को याद रखना है, मैचिंग में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। यह कर है सीमा शुल्क कर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो ये की जाती है वित्त आयोग के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि अभी कौन सा वित्त आयोग गठित किया गया है और इसके चेयरमैन कौन है। फ्रेंड्स, अपने रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड किया कीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूं और इससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो यह बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है मुंबई में। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो है तुहिन कांता पांडे। याद रखना है, तुहिन कांता पांडे अभी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1938 ईस्वी में हुई थी और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 3.8%। फ्रेंड्स, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए तन्वी सेलिंग जोन पे अलग से वीडियो बनाया गया है। बहुत ही कंसाइज्ड है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं आंकड़ों को रखा गया है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। तो ये है 30% का टैक्स लगाया गया है 24 लाख से अधिक की आय पर। नेक्स्ट है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह बिहटा में किया गया है। नेक्स्ट है, ट्विटर एक्स की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है। ये है लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। तो यह यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक, इन तीनों से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है अशोक मंडप। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है श्री विजयपुरम, और पुराने संसद भवन का नाम बदल कर रखा गया है संविधान सदन। इनके नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा और सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? यह असम राज्य की योजना है। इसमें बाल विवाह पे अंकुश और लड़कियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? इसमें यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। इन देशों के नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट हो गया वो हो गया C1 और 2। फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। आपको इसके बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @तनवीर सैनिंग जोन, जिसका लिंक जो है वो पिन कर दिया जाएगा, इस पर मैसेज कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट में कोई दिक्कत आएगी तो उसे भी डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चंस मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होगा। यहाँ पर जो 84 का आंसर है वो है बी, 85 का आंसर है B13, 86 का आंसर है C, 87 का आंसर है C, 88 का आंसर है C, 89 का आंसर है A, 90 का आंसर है B। आप इसे सॉल्व कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, आपको सेम डेज का रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ये है यूरो। जापान येन, नेपाल की नेपाली रुपया, तुर्की लीरा, फिलीपींस पेसो, इनके भी मुद्रा को याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1952 में। अशोक चक्र जो है वो सैनिकों तथा नागरिकों को उनके साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो गैटे है ये गलत है, इसका स्पेलिंग होना चाहिए GAIETY। यह इसका करेक्ट स्पेलिंग है, इसका मतलब है अमोद प्रमोद। नेक्स्ट है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विग्रह है, यह है महाऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। सो इन को ऐड करने पे बनेगा इन एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने सेट 3 को बिहार दरोगा को कंसेप्ट के साथ कवर किया।
जहाँ पे मैप की ज़रूरत थी मैप के साथ किया, जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट थी ट्रिक के साथ किया। ऐसे ही हम आगे बिहार दरोगा के सारे सेट्स को कवर करेंगे। AEDO के लिए भी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कंसेप्ट के साथ है, काफ़ी डिटेल में है। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, वो आपको कंसेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।